बड़े घर वाली और छोटे कमरे वाली बेटी के लिए माँ लाई ईदी। अल्लाह, आज तो मेरी दोनों ही बेटियां बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी ईदी, मेरी प्यारी जोया बेटी के लिए। अम्मी, ये तो वही फोन है ना जो हमने आपसे मांगा था? अम्मी, आप जोया को ही हर बार ईदी देती हैं। आपने वादा किया था कि इस बार आप हमें हमारा मनपसंदीदा अनारकली सूट देंगी। मुस्कान, तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, पर तुम्हारी बहन छोटी और नादान है और जिद्दी भी। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अगली बार तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। शबाना के समझाने पर मुस्कान मान जाती है और दोनों बेटियां अपनी अम्मी के साथ ईद मनाती हैं। शबनम अपने कुछ हसीन लम्हों को याद कर रही होती है कि तभी उसकी बेटी का फोन आता है और वह पुराने ख्यालों से बाहर निकलती है। मेरी बेटी का फोन, अभी मैं अपनी बेटी को ही याद कर रही थी। लास्ट ईद हमने एक साथ बनाई थी। इस बार तो मेरी दोनों बेटियां मुझसे दूर हैं। एक बार बात कर लेती हूँ। अब शबनम अपनी बेटी का फोन उठाती है, जहां वो अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, पिछले 1 साल से हम आपको बुला रहे हैं, आप हैं कि आई ही नहीं है। पर इस बार आप ईद पर जरूर आना, फिर देखना हम आपको अपना ससुराल दिखाएंगे। नहीं बेटा, इस ईद पर बहुत काम है, मैं बाद में कोशिश करूंगी फिर कभी आने की। जोया से बात करके शबनम फोन रखती है। कुछ देर बाद मुस्कान का फोन आता है और वह मुस्कान से मिलने से भी मना कर देती है और एक बार फिर से सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। और एक दिन शबनम की पड़ोसन खुशबू आती है। शबनम बहन, अगले हफ्ते ईद है और अभी तक तुम सिलाई कर रही हो। अगर मेरा कपड़ा बन गया तो कपड़ा दे दो। और क्या इस बार भी नहीं जाओगी अपनी दोनों बेटियों से मिलने? 1 साल हो गए तुम्हारी बेटियों की शादी को, कभी तो जाओ मिलने। अरे बहन, कैसे जाऊं, हाथ में ज्यादा पैसे नहीं है। अब बेटियों के घर जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। ऊपर से ईद, बेटियों को ईदी भी तो देनी पड़ेगी। अरे तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो गई, अब क्या ईदी दोगी तुम? अब तो तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर भी नहीं है। तुम्हारी बेटियां बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो कहती हूँ थोड़ी सी सेवाई लेकर ही चली जाओ, तुम्हारी बेटियों को भी अच्छा लगेगा और उनके ससुराल वाले भी क्या कहते होंगे वो लोग भी, जब से बेटी विदा करी है माँ झांकने तक नहीं आई। इतना बोलकर खुशबू अपना कपड़ा लेकर वहां से चली जाती है। पर शबनम के दिमाग में बार बार खुशबू की बातें घूमती हैं, जिसके बाद वो अपनी सिलाई के सारे पैसे जोड़ती है और खुद से कहती है, पूरे 3000 रुपए हैं मेरे पास। एक काम करती हूँ, 1000 रुपए अपने खर्च के लिए रख लेती हूँ और 2000 का मैं अपनी जोया बेटी के लिए कुछ सामान ले लेती हूँ। वो बड़े घर की है, उसके पास जो भी सामान ले जाऊंगी महंगा ही लेकर जाऊंगी। बड़ी वाली तो वैसे भी समझदार है और गरीब घर से, उसे कुछ नहीं भी दूंगी तो भी चलेगा। इतना बोल शबनम वो पैसे लेकर मार्केट जाती है, जहाँ ईद की रौनक सजी थी। मार्केट में काफी भीड़ थी, हर जगह सिवई और नए कपड़े, गहने, काजू बादाम आदि बिक रहे होते हैं। ये देख शबनम सबसे पहले अपनी बेटी के लिए एक शरारा लेती है। ये शरारा मेरी जोया पर बहुत अच्छा लगेगा। अगर पैसे बचे तो मुस्कान के लिए भी एक सादा सूट ले लूंगी। अब जल्दी से 1 पाव काजू बादाम ले लेती हूँ और सबसे अच्छी वाली सेवई लूंगी। बाजी, अगर सेवई लेनी है तो मेरी दुकान से ले लो, इससे अच्छी सेवई आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। शबनम अपनी बेटी के लिए शरारा लेकर थोड़ी सी सेवई खरीदती है, काजू बादाम, कुछ गहने और सैंडल लेकर घर जाती है और सारे सामान को पैक करके रख देती है। देखते ही देखते ईद का दिन आ जाता है और शबनम तैयार होकर जाने लगती है। अरे वाह आपी, आज तुम ईद पर घर से बाहर जा रही हो? बेटी से मिलने जा रही हो क्या? सही कहा खुशबू, आज ईद पर ईदी लेकर अपनी बेटी के ही घर जा रही हूँ, उससे मिलने। वैसे भी जोया मुझे बहुत फोन करती है। ये तो बहुत गलत बात है बाजी, तुम हमेशा अपनी छोटी बेटी का ही ख्याल रखती हो, कभी बड़ी बेटी का भी सोचा करो, वो भी तो तुम्हें याद करती है। ऐसा नहीं है, मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी उसके घर ना जाने की वजह से। और वैसे भी वह गरीब है, उसके घर जाऊंगी तो उसके लिए बोझ बन जाऊंगी, और अमीर बेटी के घर जाऊंगी तो कुछ लेकर तो जाना ही पड़ेगा। बस इसीलिए एक ही के घर जा रही हूँ, मौका मिला तो बड़ी बेटी से भी आते हुए मिल लूंगी। इतना बोलकर शबनम अपनी छोटी बेटी जोया के घर जाती है, जहाँ जोया अपनी माँ को देख जोर जोर से हंसने लगती है। माँ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज के दिन यहाँ आ जाओगी और ऐसी हालत में। हो, मेरा घर देखो और मेरे नौकर के एक बार कपड़े देखो। जब मैं तुम्हें बुला रही थी, अगर तुम तब आ जाती तो मैं तुम्हारी ईद का कुछ सामान ले लेती। और ये क्या बाजी, आप अपनी बेटी को ईद पर देने के लिए सस्ता सा शरारा और सिवई लेकर आई हैं? अरे इससे महंगी ईदी तो हमने अपने घर के नौकरों को दी है। खैर जो भी है, अब आप आ ही गई हैं तो अंदर चलिए। घर आते ही ईद वाले दिन इतने मेहमानों के सामने अपनी बेटी और समधन की ऐसी बातें सुनकर शबनम को बहुत बुरा लगता है और वह अंदर जाती है, जहां वह देखती है कि बड़े बड़े लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं और बच्चे ईद के रूप में महंगे तोहफे ले रहे हैं। ये देख शबनम का दामाद अरशद अपनी सास से कहता है, अम्मी जान, वैसे तो आज के दिन आपको मुझे ईदी देनी चाहिए, पर मैं जानता हूँ आपकी हालत, इसलिए आप रहने दें।
और मेरी तरफ से आप ईदी के तौर पर 10,000 रुपए ले लीजिए। और खाने का भी इंतजाम हमने कर रखा है। इस तरफ तो सारे बड़े अमीर लोग खा रहे हैं, तो आप हमारे घर के नौकरों के साथ खा लेना या किसी बच्चे के साथ, पर हाँ, पेट भर कर खाकर जाना। अरशद की बातें सुनकर शबनम को बहुत बुरा लगता है और वह बिना कुछ बोले अपना सामान लेकर आंखों में आंसू लिए जाने लगती है। तभी जोया अपनी माँ को रोकती है। अम्मी जान, ये क्या बदतमीजी है? आप इतने मेहमानों के बीच में बिना बताए जा कहाँ रही हैं? पहले तो आप इतनी गंदी बनकर आ गई और मेरी इंसल्ट करवा दी, और अब आप बिना किसी को बताए रोते हुए यहाँ से जा रही हैं। घर आए मेहमान क्या सोचेंगे? ये तो तुझे सोचना चाहिए जोया। आज तू अपनी जिस गरीब माँ की हालत को देखकर शर्मिंदा हो रही है। भूल मत, तेरी इसी गरीब माँ ने तुझे इतने बड़े घर में भेजा है। गलती करी मैंने यहाँ आकर। मैं हमेशा जिस बेटी की सारी जिद ख्वाहिश पूरी करती रही, आज वही अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही है, वो भी इस ईद के मौके पर। अम्मी जान, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको आज अपनी लाडली बड़ी बेटी के साथ ईद मनानी है, इसीलिए आज आपको हमारी सारी बातें बुरी लग रही हैं। हम आपके फैसले को बदल नहीं सकते। अगर आप जाना चाहती हैं तो शौक से जाइए, पर हमें ईद बनाने दें। हम ईद के मौके पर कोई ड्रामा नहीं चाहते। इतना बोलकर शबनम रोती हुई वहां से अपनी गरीब बेटी के घर जाती है, जहां मुस्कान अपनी माँ को देखते ही अपनी माँ के हाथों से सारा सामान लेकर अंदर जाती है और उन्हें बेड पर बिठाकर सिवई खाने को देती है। अम्मी जान, आखिर आप आ गए। आप जानती हैं हमारी नजरों को आपका कब से इंतजार था। बाजी, आप कमरे में तशरीफ रखिए। सभी मेहमान कमरे में हैं और आपकी आंखों में आंसू। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। माफ करना मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाई। ये सारा सामान तेरी छोटी बहन का है। तो क्या हुआ अम्मी जान, आप हमारे लिए कुछ नहीं लाई? तो आप ईद के मौके पर यहाँ आई हमारे लिए, ये किसी खुशी से कम थोड़ी ना है। हमें तो खुशी है कि आप ईद वाले दिन यहाँ आई और हमारे साथ ईद मनाएंगी। और हाँ अम्मी जान, हम समझ सकते हैं जोया बहुत बड़े घर की बहू है। आप उसके घर खाली हाथ जाती तो लोग 10 तरह के सवाल करते, इसीलिए आपने बिल्कुल सही किया जो जोया के लिए सामान खरीदा। हमें वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। इस तरह मुस्कान और उसका पूरा परिवार शबनम की खातिरदारी करते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलवाते हैं, जिसके बाद शबनम अपनी बेटी के साथ ईद मनाती है। और उस दिन उसे एहसास होता है कि उसने कई बार मुस्कान के साथ गलत किया है, जिसके बाद फिर कभी शबनम अपनी बड़ी बेटी को समझदार और छोटी बेटी को नादान बोलकर भेदभाव नहीं करती। सच में मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है और अब मैं तेरी छोटी बहन के घर कभी नहीं जाऊंगी। उसके पास बहुत धन दौलत है, उसे अब अम्मी की जरूरत नहीं, और ये सब कुछ तेरा है। अब मेरी तरफ से तेरी पहली ईद। अम्मी, ये हमारी जिंदगी की पहली ईद है जो आप हमारे साथ मना रही हैं, और आपने पहली बार मुझे ईदी दी है। मैं इसे उम्र भर संभाल कर रखूंगी। मुझे भी अपनी गलतियों का आज एहसास हो गया, और आज मुझे अपनी बड़ी बेटी के साथ ईद मनाकर और उसे ईदी देकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं चैन से अपने घर जा सकती हूँ। अब मेरी जिंदगी में कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैंने अपनी बेटी के साथ फर्क किया। हाँ, रोटी भी बन गई, अब तो मैं फ्री हो गई हूँ। काव्या, तुम खाना खाओगी? नहीं। क्या बात है काव्या, मैं जब से इस घर में आई हूँ देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं रहती हो। मुझे बताओ। कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। नहीं, हो ही नहीं सकता है जो तुम खुश हो। अरे, मैं भी तो तुम्हारी तरह अपने मायके में थी, लेकिन मैं तो अपने घर की रौनक बनी रहती थी, और सभी लड़कियां ऐसे ही रहती हैं। तुम्हारे चेहरे से मुझे कुछ तो झलकता है। काव्या, डरो नहीं, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोलती हैं। सुनना चाहती हैं? कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर है। काव्या, क्या तुमने अपने माँ बाबा से कुछ मांगा था? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ, आज मैं जानकर रहूंगी। हाँ, मांगा था भाभी, लेकिन मेरी माँ भैया वो मुझे नहीं दे सकते। पता है भाभी, मैं बचपन से ही पढ़ना चाहती थी और चाहती थी कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, उन्हें इस गरीबी से निकालूं, लेकिन मेरे नसीब में पढ़ाई कहाँ। जब तक बाबा थे उन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन उनके जाते ही हालात ही ऐसे हो गए कि पढ़ाई वगैरह का हिसाब ही नहीं रहा। मैं बिजनेस करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। काव्या, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। अब तुम्हारी भाभी आ गई है ना। कैसे? बस तुम अब अपनी पढ़ाई पूरी करने की तैयारी करो। अब तुम्हारी भाभी तुम्हारे सपनों को उड़ान देगी। कल्याणी अभी काव्या से ऐसे बोल ही रही थी कि तभी घर में उसकी सास और उसका पति बातें करते हुए आए। कल्याणी कामिनी की बहू थी, जिसकी अभी 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। कल्याणी का परिवार छोटा और गरीब था। उसके घर में उसकी सास, ननद और पति ही था। हाँ, तो सही बोल रहा है बेटा। क्या बात है माँ जी और ओम जी, कौन सा खजाना पा गए जो इतना मुस्कुराते हुए आ रहे हैं?
कल्याणी तो मैं क्या बताऊं, पता है आज तो अचानक ही हमारी काव्या के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया कि बस पूछो नहीं। माँ और मैं वहीं के बारे में बात कर रहे थे। काव्या के लिए रिश्ता? ओम जी, मुझे लगता है कि हमें अभी काव्या की शादी की नहीं, उसके सपनों के बारे में सोचना चाहिए। वो पढ़ना चाहती है, हम लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो कल्याणी? काव्या, तूने अपनी भाभी को भी अपनी बातों में ले लिया। भैया, मैंने किसी को बातों में नहीं लिया। आप क्यों मुझसे ऐसे ही बात करते हो? ओम जी, शांत हो जाइए। काव्या ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो तो बस मैं ही हूँ जो इससे पढ़ाई दोबारा करने को बोल रही हूँ। माँ जी, आप बताइए ना ओम जी को कि अगर काव्या पढ़ लिख गई तो इससे हमारा भी बहुत फायदा है। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं कितनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी घर में लाता हूँ, ऐसे में मैं कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करवाऊंगा? देखो कल्याणी, अगर तुम्हें अपनी नंद को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, लेकिन मुझसे पढ़ाई वढ़ाई के नाम पर अगर तुमने 1 भी रुपया मांगा तो फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा और बस काव्या की शादी करवा दूंगा। ठीक है, कम से कम आपने इजाजत तो दी। अब अपनी ननद की खुशियां मैं उसे ला कर दूंगी। मैं करवाऊंगी अब काव्या की पढ़ाई को पूरा। कल्याणी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उस वक्त तो काव्या उससे कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ देर बाद मौका देखकर वो कल्याणी के पास गई। भाभी, छोड़ दीजिए ना जिद अपनी, क्यों जिद कर रही हो? आप मुझे कैसे पढ़ाओगी? तुम चिंता मत करो काव्या, तुम्हारी भाभी कलाकार है। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी करवाऊंगी। मैं अपने मायके में सिलाई का काम करती थी, जिससे मेरे माँ बाबा को थोड़ा सहारा लगता था। अब मैं तुम्हारे लिए भी वही काम करूंगी। कल्याणी ने ऐसे बोलकर काव्या को समझाया। चलो चलो, अब तुम टेंशन मत लो काव्या, सब हो जाएगा। अब तुम जाकर सो जाओ, हम कल ही किसी अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलेंगे। भाभी, मेरे लिए ऑलरेडी एक शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी से बीबीए करने का ऑफर आया हुआ है, लेकिन उसकी फीस 50,000 रुपए है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम कल ही वहां एडमिशन के लिए अप्लाई करना। कल्याणी के बोलने पर काव्या खुशी खुशी सोने चली गई। और ऐसे ही अगले दिन, ये मुझे मेरी माँ ने बनवा कर दिए थे। कोई बात नहीं, मैं इन्हें गिरवी रखकर फिलहाल काव्या के एडमिशन लायक पैसे इकट्ठा करती हूँ। उसके बाद तो फिर सिलाई के सहारे ही मुझे काव्या की पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ेगा। कल्याणी ऐसे बोलकर अपने प्योर गोल्ड के कंगनों को गांव के मुखिया के पास गिरवी रखाई, जिससे पैसे से उसने अपनी ननद की एडमिशन फीस सबमिट की। और फिर कल्याणी की ननद काव्या बाहर पढ़ाई करने चली गई। अब काव्या को पढ़ने गए हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और कल्याणी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया था। हे भगवान, आज शाम 4 बजे तक मुझे ये सारे सूट सिलकर देने हैं। तेज तेज हाथ चला कल्याणी, अभी तो 2 सूट और भी बाकी हैं। कल्याणी अभी बैठी हुई कपड़े ही सिल रही थी कि तभी उसके पास एक औरत और हाथ में बड़ा सा थैला लिए आ गई। कल्याणी जी हैं? जी जी हाँ, आइए आइए। कल्याणी जी, ये कपड़े आपको 2 दिनों में सिलकर देने हैं। 5 सूट हैं, काम तो हो जाएगा? अभी आज अर्जेंट के 3 सूट हैं, फिर एक पड़ोस वाली कमला जी का है। 2 सूट वो मुखिया जी के घर के पास से दे गई थी। वैसे मुझे अभी पैसों की जरूरत है तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। जी हाँ, सिल जाएंगे। बहू, क्यों इतना काम का लोड ले रही? अभी तो कितने लोगों के कपड़े तुझे सिलकर देने हैं। माँ जी, काम का लोड नहीं है, मैं कर लूंगी। कल्याणी ने उस औरत के कपड़े भी ले लिए। देखते ही देखते 4 भी बज गए। कल्याणी बस 2 ही सूटों को पूरा कर पाई। 4 बजे अपने कपड़े लेने वो औरत कल्याणी के घर आ गई। कल्याणी, बताओ, कपड़े सिल गए क्या? जी, आपका 1 सूट रह गया, बाकी के 2 मैंने सिल दिए हैं। 1 रह गया है? लेकिन तुमने कपड़ों पर हाथ तो ऐसे रखा था जैसे कि तुम सारे ही सिल दोगी। जी हाँ, वो बस थोड़ी सी सिलाई रह गई है। आप कुछ देर बैठ जाइए, मैं अभी आपको पूरा करके दे दूंगी। दे दोगी तो कोई एहसान थोड़ी है। मैंने 4 बजे को बोला था। पता नहीं लोग बाग अपने हिसाब से ज्यादा काम ले क्यों लेते हैं। अब मेरा भी यहाँ वक्त खराब होगा। वो औरत ऐसे ही बड़बड़ करते हुए कल्याणी के पास बैठी और जब तक कल्याणी ने उसे सूट नहीं दे दिया तब तक वो उसे कुछ ना कुछ अलपल बकती ही रही। बहू, देखा था वो कितना बोल रही थी। तूने ही मुझे कुछ नहीं बोलने दिया, नहीं तो मैं उसे ऐसा सुनाती ना कि अपनी नानी को भी याद कर लेती। कोई बात नहीं है माँ जी, अभी हमें सब्र से काम लेना है। अच्छा माँ जी, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर से मुझे सिलाई पर ही बैठना है। कामिनी कल्याणी की मेहनत को देखकर हैरान थी। पहले कल्याणी ने कपड़े सिले, जिसके बाद उसने घर के काम निपटाए। घर के कामों में ही लगे लगे उसे रात हो गई और रात को वो फिर से सिलाई करने ही बैठ गई। अरे कल्याणी, अभी और कब तक कपड़े सिलोगी? अब आ भी जाओ, थोड़ा सो लो। नहीं जी, ये सारे ही कपड़े बस 1-1 दिन के वक्त से आए हुए हैं और मुझे सारे ही सिलकर देने हैं। आप सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। कल्याणी ने आज भी रात भर काम किया और फिर वो थोड़ी सी देर को सो गई। सुबह उठकर उसने घर के काम संभाले और उसके बाद वो सिलाई करने बैठ गई। एक तरफ कल्याणी इस तरह से मेहनत कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद।
अरे देखो तो सही जरा इस लड़की को, इसके कपड़े देखो फटे हुए हैं, देखने से तो बेकारन लगती है, लेकिन है ये स्टूडेंट। तुम इस पर क्यों ध्यान दे रही हो? ये हमारी यूनिवर्सिटी का ड्रेस है, इसे मत देखो। चाहे जो हो जाए, मैं इन लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बात मेरे घर वालों तक पहुंचे। भाभी को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं जिन्हें मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। काव्या ने अपने मन को किसी तरह शांत कर लिया। एक तरफ उसकी भाभी शारीरिक मेहनत करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ काव्या मानसिक मेहनत के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, और ये ऐसे, ये कट गया। अरे नहीं, ये क्या, मैंने तो इसकी गलत कटिंग कर दी। अब मैं क्या करूं? क्या हो गया बहू? माँ जी, मुझसे कपड़े की गलत कटिंग हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सूट भी बड़ा महंगा था। कोई तो रास्ता निकल ही आएगा बहू, दिमाग चला। माँ जी, बस एक ही रास्ता है, और वो है कि मुझे अब अपने ही पैसों में से कपड़ा लाकर इसमें डिजाइन लगाना पड़ेगा। कल्याणी ऐसे बोलकर बाजार गई और वहां से सूट में ही मैचिंग कपड़ा ले आई। उससे उसने उस सूट को संभाला। ऐसे ही सालों सिलसिला चला। गरीब दर्जी भाभी ने खूब मेहनत करके अपनी ननद को पढ़ाया, और अब काव्या अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और उसने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज तो मैं घर जाकर सभी को हैरान कर दूंगी। चलो मेरे गांव चलो। अरे देखो कितना बड़ा जहाज जा रहा है। सच में बहुत ही बड़ा है। माँ जी, लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा जहाज है, मैं भी देख कर आती हूँ। कल्याणी ऐसे बोलकर जैसे ही बाहर आई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जेट उनके गांव के ऊपर ही उड़ रहा था। उसकी आवाज सुनकर कामिनी भी निकल आई और फिर वो जेट कल्याणी के घर के बाहर ही रुक गया। बहू, ये किसका जेट है और ये हमारे घर के सामने क्यों रुका? माँ, भाभी। काव्या को देख कामिनी और कल्याणी दोनों की ही आंखें फट गई। काव्या, तुम? हाँ भाभी, मैं। आपका शुक्रिया भाभी, आपकी वजह से आज मैं बिजनेस वुमेन बन पाई। कल्याणी ने ऐसे बोलकर अपनी भाभी को गले लगा लिया। आसपास के सभी लोग काव्या को देखकर खुश होने लगे और कामिनी को बधाई देने लगे। अब ओम भी अपनी बहन के सक्सेस से खुश ही हो रहा था और वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे।